Dear students, welcome to Concept Mantra Physics classes. आज की क्लास में हम लोग ये क्लास जो है ये लेक्चर नंबर 3 है on chapter called Dimensions, Errors and Units. इसके आगे की हम लोग बात करेंगे लेक्चर 2 के आगे की बात करेंगे लेक्चर 1 एंड 2 जिसने नहीं देखा है वो स्टूडेंट्स आप जाके लेक्चर 1 एंड 2 देखिए क्योंकि ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में है तो अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हम लोग लेक्चर 3 में जो यूजेस ऑफ डायमेंशन शुरू किया था कि पहला यूज हमने आपको बताया था कि करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप। डायमेंशन की मदद से फिजिकल रिलेशन को कैसे देख सकते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसमें हम लोग कुछ एक आध और क्वेश्चन लेते हैं देन वी विल प्रोसीड फॉर फर्दर यूज। दूसरे यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन से v इंटू टी। अब यहाँ पर v जो है वो स्पीड है और t जो है वो क्या है, टाइम है। a जो है एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, यानी कि ये लेंथ है, एम्पलीट्यूड है। और y भी आपका लेंथ है, यानी कि ये भी डिस्प्लेसमेंट या लेंथ है। अब आपको चेक करना है कि चेक अबाउट करेक्टनेस, इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप जानते हैं कि साइन के आगे जो होता है वो एंगल होता है और एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब है कि ओमेगा जो हमारा यहाँ पर जो हमारा v इंटू टी है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो इसका डायमेंशन लिखा दिया। v का डायमेंशन एल टी माइनस वन और टी टी है, तो ये एल है। इसका मतलब है कि ये डायमेंशन लेस नहीं है। डायमेंशन लेस होता तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए था, एम जीरो एल जीरो एल टी जीरो। सो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दूसरा और कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर y इज इक्वल टू हमारा है ए साइन ओमेगा टी और प्लस बी कॉस ओमेगा टी। आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन टी होता है, जहाँ पर टी जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड से मेरा पूरा टाइम से है। अब टाइम ओमेगा 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो अगर ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाए तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए, टी इनवर्स आना चाहिए। वाई? बिकॉज 2 पाई एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और मैंने पहले बताया हुआ है कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन जो है इसकी लिमिटेशन भी है कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। तब हम लोग फिर से टारगेट करें इसको, ये एंगल है, पहले की तरह ये भी एंगल है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओमेगा टी का डायमेंशन फार्मूला, ओमेगा का भी लिखा हुआ है आपके साइड में। ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला क्या है, टी इनवर्स है, तो ये आपका टी इनवर्स हो गया और टी का टी हो गया, तो आंसर हो गया टी जीरो। मतलब इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ये जो है ऑब्वियसली डायमेंशन लेस है और होना क्या चाहिए था, डायमेंशन लेस। तो ये जो है रिलेशनशिप जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? अब इसमें हम लोगों का जो है वो मिसिंग फिगर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन इस तरह से, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये कि मिसिंग डायमेंशन ऑफ मिसिंग फिगर, डायमेंशन ऑफ मिसिंग फिगर। एक फिगर उसमें मिस कर देगा और बोलेगा कि उसका डायमेंशन निकाल। जैसे जो मास होता है इसको रिलेटिव मास कहते हैं,
आइंस्टीन का रिलेशन, रिलेटिव मास में क्या था कि मास कांस्टेंट नहीं होता है, हाई स्पीड पर मास बिकम्स वेरिएबल। ये रेस्ट मास है, ये आपका और हमारा मास है, जो अभी हम लोग रेस्ट पे हैं, तो हमारा ये मास है। और ये जो है फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस, यहाँ एक मिस कर दिया और सी स्क्वायर दे। अब ये जो है सी जो है वो आपको बता दें, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड है, ठीक है ना। तो आपको मिसिंग जो फिगर है उसका बोलेगा कि डायमेंशन बताइए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो मिसिंग फिगर है वो एक्स है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 - x अपॉन क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। अच्छा, वन क्या है, डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब है कि वन का जो डायमेंशन है वो बराबर होना चाहिए एक्स अपॉन किसके, सी स्क्वायर। तो ऐसा क्यों? होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपको लेक्चर 1 से ही बता रहे हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या चीज है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है में आप जानते हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल में अगर कोई चीज को घटाया गया है या जोड़ा गया है तो उनका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं वन का डायमेंशन तो है नहीं, m0 है, जीरो न्यूमेरिकल कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते हैं। तो ये एक्स अपॉन कितना हो गया, सी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब है कि एक्स का डायमेंशन जो है वो कितने के बराबर हो गया, सी स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो सी का डायमेंशन कितना होता है, LT-1 स्पीड है, स्क्वायर कर दीजिए तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आपने मिसिंग फिगर जो है उसका डायमेंशन जो है निकाल दिया। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले यूजेस की तरफ, ठीक है। तो अगले यूजेस में हम लोग देखेंगे, ये है यूज नंबर 2, टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अननोन। ये भी यूज जो है वो बेस्ड है किस पर, होमोजेनिटी पर, ये होमोजेनिटी पर बेस्ड। जो लोग को होमोजेनिटी नहीं पता है उनको बता दें, होमोजेनिटी ये कहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट तभी और तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन फार्मूला सेम हो। तो बेस्ड ऑन होमोजेनिटी पर, जैसे आप इसको क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे देगा कि f इज इक्वल टू a प्लस टी स्क्वायर अपॉन b। इसमें क्या किया है उसने, a और b को अननोन छोड़ दिया। वो बोलेगा फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। डायमेंशन का मायने पता लगाने के लिए उसको क्या करते हैं, कैसे पता चलेगा डायमेंशन पूछ रहा है, उसको बिग ब्रैकेट से अगर हम क्लोज कर देते हैं तो मतलब है डायमेंशन। अब ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन लिखा है। अब देखो इसको कैसे, इस तरह के सवाल को कैसे हैंडल करते हैं, बड़ा आसान है। ए को जोड़ा गया है किससे, टी स्क्वायर से, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल से ए का डायमेंशन फॉर्मूला टी स्क्वायर के बराबर होगा। अब टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला T2 होगा, तो इसका मतलब है कि ए का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो T2 होगा। इसको आप जैसे कि पहले भी बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, M0, हाँ, L0 और T2 लिख सकते हैं। नहीं लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लिखने से ये एक सिमेट्रिकल डायमेंशनल फार्मूला मिलता है, ठीक है ना। अब लोग पूछेंगे आपसे कि अच्छा चलिए, एफ का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो किसके बराबर होगा, ए प्लस टी स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूला पे और अपॉन बी के डायमेंशनल फार्मूला। तो हमको बी का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, बी को और एफ को रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो गया, ए प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एफ, एफ क्या है, फोर्स है। तो अब ए प्लस टी स्क्वायर, अब देखो ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है टी स्क्वायर है, तो ए प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो भी टी स्क्वायर होगा। कोई पूछे कि क्या, वाई नॉट टू टी स्क्वायर प्लस टी। डायमेंशन को न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, उसको नेचर से मतलब है। अब 3 मैंगो प्लस 2 मैंगो इज इक्वल टू 5 मैंगो, भाई रहेगा तो मैंगो, तो 3 से मतलब नहीं है, 2 से मतलब नहीं है और 5 से मतलब नहीं है।
तो अगर मैंगो को मैंगो में प्लस करोगे तो मैंगो ही होगा, लीची तो नहीं हो जाएगा वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको डायमेंशन उसका ए का जो डायमेंशन है वही टी स्क्वायर का है और वही ए प्लस टी स्क्वायर का भी है। नेवर राइट टू टी स्क्वायर लाइक दैट। और एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ये तो आप पहले से जानते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, एम इनवर्स एल इनवर्स और टी का पावर फोर। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला बी। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, अब ये एक एग्जाम्पल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ भी चुका है बहुत बार, ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको वांडरवाल गैस इक्वेशन कहते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स हीट में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में मैं भी पढ़ाऊंगा आपको जब ये वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आपके केमिस्ट्री में भी ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको बता दें पी जो है वो प्रेशर है। प्रेशर को का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब बहुतों को अगर याद नहीं है तो यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया, एम एल इनवर्स टी मैक्स। इसलिए मैंने कहा कि कुछ एक डायमेंशन जो मैंने आपको 15-20 लिख के दिखाए हैं लेक्चर 1-2 में, वो एकदम बिल्कुल याद रहे तो बहुत अच्छा है। इतनी बार लिखे है नहीं तो आप लिख लीजिए फटाफट उनको। ठीक है। वी जो है वो वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला बताया था, L3 होता है। ठीक है ना। आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, ये टी जो है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका डायमेंशन फार्मूला जो है वो क्या होता है, केल्विन। ठीक है ना। गैस कांस्टेंट के डायमेंशन फार्मूला होते हैं। अब उसको लिख, आप यहाँ पर जो सवाल पूछा गया वो पहले सवाल, फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए एंड डायमेंशन फार्मूला, ये पूछा गया, अननोन छोड़ दिया, उसको बताना है। ठीक है ना। ये वांडर वॉल्स कांस्टेंट है, इनका डायमेंशन जो है डिटरमिन का। अब ये देख के थोड़ा सा लगता है कि इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन है, इसमें आर भी नहीं दिया हुआ है। चलो टेम्परेचर ऑफ आर का नॉर्मली डायमेंशन फॉर्मूला लिख तो सकते हैं, लेकिन बहुतों को नहीं भी आता। क्या आर की जरूरत है, तो आंसर है नहीं, जरूरत ही नहीं है आर की। देखो पी का डायमेंशनल फॉर्मूला ए अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। वाई, आप सोचिए। बिकॉज होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि पी और को ए अपॉन वी स्क्वायर से जोड़ा गया, जब जोड़ा गया है तो डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टीवी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। तो अब आप ए का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए। आप आपका ए पी का कितना हो गया, पी का यहाँ से देख लीजिए, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। तो ये आपका हो गया एम एल इनवर्स टी माइनस टू। और वॉल्यूम कितना हो गया, L6, क्योंकि एल क्यूब है उसका स्क्वायर भी है। तो ये आपका हो गया एम एल फाइव टी माइनस टू। इस तरह से आपने ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि v को और v को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो v का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। जब ये v के बराबर होगा तो क्या होगा कि v का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा कितना, L3। ठीक है। इसको तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत ऐसे क्वेश्चन जो है जिसको आप अननोन जो है छोड़ेगा वो आप निकाल सकते हैं। मोर क्वेश्चंस विल टेक। अब जैसे कि मान लिया जाए कि एक और क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया कि हमारा जो है वो है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी माइनस। अब आपको बताना है कि ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है और के का डायमेंशन, हालांकि ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख दिया होगा, फिर भी अभी प्रिटेंड कीजिए आपको नहीं आता। तो पूछ रहा है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन। अब आप ये देखिए साइन के आगे जो कुछ होता है, ये जो आपके साइन के आगे है, ये इसको डायमेंशनलेस होना चाहिए बिकॉज एंगल है। साइन के आगे कुछ है तो उसका मतलब एंगल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है उसको डायमेंशन लेस होना चाहिए, 1 0 1 0 2 0 होना चाहिए। लेकिन हम डायमेंशन लेस होने के लिए, इसका मतलब है कि ये भी डायमेंशन लेस है। तो ओमेगा टी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, M0 L0 और T1।
क्योंकि हम डायमेंशन लेस को डायमेंशन लेस में ही घटा सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। M0 H0 और T0 सेम काइंड को ही घटा सकते हैं, तो अगर घटाने के बाद डायमेंशन लेस है तो इंडिविजुअल भी वो डायमेंशन लेस हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो कितना हो जाएगा, 1/T। ठीक है, ये तो इसको लिख लीजिए, तो ये कितना हो गया T इनवर्स, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और के का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो ये x क्या है, एल है, तो ये एल इनवर्स हो जाएगा। कोई पूछे कि के क्या है, तो के को हम लोग एक वेव चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसको आप पढ़ेंगे। इसको हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट है। ये जो है 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। लैम्डा वेवलेंथ है, जूनियर क्लासेस में वेवलेंथ जो है आपने सुना। तो इस तरह से हम लोग इसके डायमेंशन फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये चीज है, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए लॉग पी टी। ठीक है ना। अब आपको बोलेगा फाइंड डायमेंशन ऑफ, ये याद रखिएगा, एनीथिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ लॉग इज डायमेंशनलेस। मतलब लॉग के आगे जो भी है वो डायमेंशनलेस। इसका मतलब है बीटी को क्या होना चाहिए, बोलिए। M0 H0 T0 होना चाहिए। तो बी को क्या होना चाहिए बताइए, 1/T होना चाहिए। टी इधर गया, यानी कि यानी कि आपको बी का डायमेंशन फॉर्मूला है। उसी तरह से इस तरह से दे सकता है एक्सपोन, यहाँ पर y इज इक्वल टू ई का पावर बी एक्स माइनस 8, ऐसा देखिए। तो फिर अगेन एनी पावर ऑफ, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। वो इज अगेन डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब है कि बी एक्स माइनस 80 जो पावर है ई का, वो क्या होना चाहिए, M0 H0 और T0 होना चाहिए। जब बी एक्स माइनस 80 पावर डायमेंशन लेस है, इसका मतलब है कि बी एक्स भी डायमेंशन लेस, क्योंकि सेम चीजों को ही हम घटा सकते हैं। M0 H0 T0, इसका मतलब हुआ क्या कि बी का डायमेंशन फॉर्मूला एक्स का रिवर्स हुआ, और एक्स क्या है, लेंथ है, तो ये है रिवर्स हो। वो आपको बताएगा मीनिंग कि एक्स का क्या है। ऐसे तो बहुत सारे सिंबल्स क्या उनका जो मीनिंग है ऑब्वियस होता है, लेकिन बताता भी है। तो यहाँ पर एटी का भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, वो भी डायमेंशन लेस को ही डायमेंशन लेस से घटा सकते हैं। अगर पूरी चीज डायमेंशन लेस है, इसका मतलब इंडिविजुअल चीज भी डायमेंशन लेस। तो इससे तुम्हारा ए का डायमेंशन फॉर्मूला कितने के बराबर आएगा, टी। टी का डायमेंशन टी होता है, तो ये क्या है, टी। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं हमारा। ठीक है ना। अब हम लोग जैसे कि बहुत ऐसे चीज है जिनके डायमेंशन फॉर्मूले को हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर और प्लस डेल्टा टी क्यू। ठीक है ना। अब हमको अल्फा का, बीटा का, गामा का, डेल्टा का, इन सब का डायमेंशन होगा। फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, बीटा टी की, क्यों, क्योंकि इनको जोड़ा गया है। उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होना चाहिए। ठीक है।
टी स्क्वायर, फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, अल्फा बीटा गामा फॉर्मूला, ये हो गया। अब इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए? एक्स के वाई, बिकॉज इक्वेट किया गया है। तो इसका मतलब है कि सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लॉग एक्स इक्वल, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका इक्वेट कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो अल्फा का होगा तो किसके बराबर, एक्स के बराबर हो जाएगा। एक्स लेंथ है तो ये है। डायमेंशन फॉर्मूला बीटा टी का किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। अब एक्स लेंथ है तो ये एल अपॉन टी, यहाँ पर पहले बीटा लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो ये हमारा एल टी इनवर्स है, टी ऊपर गया, ठीक है ना। इस तरह से जो गामा टी स्क्वायर जो है वो जो है आपका जो है वो एक्स के बराबर हो। इसका मतलब है गामा जो है वो किसके बराबर हो गया, एक्स अपॉन टी स्क्वायर पर, यानी कि ये एल टी माइनस टू, ठीक है। उसी तरह से जो डेल्टा टी क्यूब हो गया वो बराबर हो गया किसके, एक्स के। तो इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा जो है वो किसके बराबर हो गया, एक्स अपॉन टी क्यूब के। तो ये हमारा हो गया कितना, एल टी माइनस थ्री। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला जो है बीटा का बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है आपको ये सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि दूसरी तरह के एक सवाल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर v दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है v, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी v है और v का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है आपका अल्फा टी, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस एस। जहाँ पर v तो स्पीड है और एस जो है वो डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं है, टी प्लस एस है। एस अननोन छोड़ दिया है इसमें, टी प्लस एस दिया हुआ, ठीक है। तो एस हमारा, इसको रहने दीजिए यहाँ पे, इसको आप यहाँ से एस हटा लीजिए, ये टी ही रखे, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो या अब आपको निकालना है किसका डायमेंशन फॉर्मूला, अल्फा का, फिर किसका, बीटा का, और फिर क्या इसका, इसका डायमेंशन है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही आपको करना है v, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला अल्फा टी के बराबर होगा। अल्फा टी का डायमेंशन फॉर्मूला बीटा स्क्वायर के बराबर है, बीटा टी स्क्वायर के बराबर है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला गामा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन v से इक्वेट करते हैं। तो अल्फा टी इज इक्वल टू v, तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, v बाई टी के, और v कितना है बताइए, एल टी माइनस वन और टी। तो अल्फा जो है एल टी माइनस टू, अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी अगर पूछ सकता है वो तो, एल टी टू, एल टी माइनस टू किसका होता है, एक्सेलरेशन। तो अल्फा यहाँ एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इसका बीटा टी से बीटा का निकालना है, तो बीटा टी स्क्वायर को इक्वेट कर दीजिए किससे, बी से, क्योंकि सारा कुछ इक्वेट हो रहा है बी से, देखिए पीछे लगना पड़ेगा, ये वाला भी इक्वेट हो रहा है, ठीक है, ये वाला भी उसी तरह से इक्वेट हो रहा है इसे। तो बीटा जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, v अपॉन टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो v कितने के बराबर हो जाएगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो आंसर हो गया एल टी माइनस, ठीक है। उस तरह से आपका गामा, गामा जो है वो अपॉन टी,
ये जो है वो किसके बराबर हो गया, टी के बराबर हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो गामा होगा वो वी इंटू टी के बराबर होगा। और वी कितना है, एल टी माइनस वन है, और ये टी टी है, तो ये और ये रिवर्स कट गया, तो गामा का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है। दिस वे वी कैन कैलकुलेट। ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारा y इज इक्वल टू है एक्स ई का पावर माइनस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ऐसा दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि आप एक्स की जगह यहाँ पर कोई और सिंबल दे दें, बिकॉज हियर वी हैव गिवन एक्स, एक काम करते हैं, नहीं बदल सकते इससे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए और फिर बीटा का डायमेंशन, टी क्या है, टाइम है, वाई और ए डिस्प्लेसमेंट है, उसका पता है। अब आप देखिए यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर को जोड़ा गया है किससे, अंडर रूट टी से। अंडर रूट टी का मतलब है टी का पावर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को रूट ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को रूट लेने के लिए, रूट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाई द पावर हाफ। तो अगर हम लोगों ने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स बन जाएगा हाफ और ये टू कट जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, टी का पावर फोर, सॉरी 1/4। ठीक है। तो अब टी का टी है तो ये हमारा टी 1/4, समझ में आई बात में। तो ये एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टी का डायमेंशन वही होगा जो अंडर रूट टी का है, क्योंकि इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर हो गया। अंडर रूट टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, टी का पावर हाफ। ठीक है ना। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को जोड़ा गया है रूट टी से तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला रूट टी के बराबर है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि जो बीटा अपॉन जो एक्स स्क्वायर प्लस रूट टी है, इसका जो हमारा जो क्या कहते हैं कि ये है डायमेंशन जो है, इसका डायमेंशन लेस होना चाहिए, वाई इट शुड बी डायमेंशन लेस। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ई के पावर, ई के ऊपर जो भी पावर है वो सब जो है डायमेंशन लेस है। एनीथिंग एज ए पावर ऑफ ई इज डायमेंशन। तो इसका मतलब है कि जो बीटा का डायमेंशन है, तो बीटा का जो डायमेंशन हो वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टी के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है, अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट टी का डायमेंशन फॉर्मूला टी का पावर हाफ है, टी का पावर ये कितना हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा इज ऑल्सो, दिस वे वी कैन कैलकुलेट। तो ये हमारा डायमेंशन के सेकेंड यूज था, जिसको हम लोगों ने डायमेंशन में कैलकुलेट किया। तो डायमेंशन में किस तरह से हमने, तो अब हम लोग थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशन की तरफ चलते हैं। थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशन में हम लोग क्या करेंगे कि वी विल डिराइव अ फिजिकल रिलेशनशिप। फिजिकल, लेकिन ये जो है विद लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। हर फिजिकल रिलेशनशिप को डिराइव नहीं कर सकते। जैसे लिमिटेशन में लिख दो, एनी रिलेशन separated by plus minus sign cannot be derived. एग्जाम्पल, आप जानते हैं ना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आर, तो ये एक फिजिकल रिलेशन है।
इसको आप डिराइव नहीं कर सकते बिकॉज यूटी और हाफ इट स्क्वायर के बीच में ऐसे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एट, इसको भी नहीं। इस तरह के जितने भी रिलेशन है उसको नहीं कर सकते, ये आपका लिमिटेशन नंबर। लिमिटेशन नंबर 3, इफ a relation has more than three variables, मोर देन थ्री, थ्री रहेगा तब, मोर देन थ्री होना चाहिए, ग्रेटर देन थ्री, देन फिजिकल रिलेशन कैन नॉट बी। तीन तक कर सकते हैं, तीन वेरिएबल से ज्यादा पर वो डिपेंड करता है तो नहीं करता। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा एस है वो यू पे कर रहा है, डी पे कर रहा है, फिर ए पे कर रहा है, तो तीन पे कर रहे हैं, तो इसको कर तो सकते हैं, लेकिन ये दूसरी वजह से नहीं कर सकते हैं बिकॉज इस पे एक लिमिटेशन आ गया है कि ये प्लस और माइनस है। अब जैसे मान लो कि एक रिलेशन है जिसको हम लोग सेवेंथ चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे, पार्ट 2 एनसीईआरटी जो आपके 11th क्लास, उसमें है एक फॉर्मूला है, वी कॉल इट पॉइजली फॉर्मूला। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, जिसको वॉल्यूम रेट मतलब वॉल्यूम परसेंट, वो जो है पाई बाई 8 पी आर का पावर 4 ईटा एल, जहाँ पर ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये बता चुके हैं आपको प्रीवियस सेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, पी प्रेशर है, आर रेडियस है, एल लेंथ। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम रेट है, वो जो वॉल्यूम रेट है आपका, वो चार वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है अकाउंट, इसको नहीं डिराइव कर सकते, कैन नॉट बी डिराइव, ये जो है आपका कैन नॉट बी डिराइव। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मॉडल थ्री। ये इसी लिमिटेशन के साथ हम लोग इस यूज को सीखेंगे टू डिराइव, फिर भी ये बहुत यूजफुल है वैसे। तीसरा लिमिटेशन क्या है? तीसरे लिमिटेशन में जो है कि डायमेंशनल एनालिसिस cannot determine constants of physical relation। जैसे कोई भी एक सिंपल पेंडुलम है, अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड किसको कहते हैं? एक ऑसिलेशन का टाइम। ऐसे गया, वापस आया, हाफ ऑसिलेशन, फिर ऐसे गया, फिर वापस आया, फुल ऑसिलेशन, अपनी जगह पर वापस आएगा। तो फुल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ग्रेविटी, एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम। तो ये डिराइव कर सकता है, तो यस कर सकता है, बिकॉज टी डिपेंड्स ऑन ओनली टू वेरिएबल्स। अगेन एल और जी इज नॉट सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, वो भी सारे क्राइटेरिया पूरा हो रहा है डिराइव करने के लिए, कर सकता है। लेकिन एक काम ये नहीं कर पाएगा, क्या? कैन नॉट डिटरमिन, कैन नॉट डिटरमिन, ये कितना बताएगा? ये सिर्फ इतना बताएगा के अंडर रूट। अब ये सिर्फ आपको बताएगा कि के कोई कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट कितना है ये नहीं बता पाएगा।
तो ये आपको मतलब कि एक्चुअल रिलेशन से ही पता आप कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जितने भी लिमिटेशन है मैंने पहले लिख दिया, इसी लिमिटेशन के साथ जो है हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग इसका यूज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका यूज देखते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन लेके कि अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ experience a force centripetal। एक फोर्स महसूस होता है उसको, जो सेंटी की तरफ, सेंटर की तरफ होता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स है, which may depends on its speed, radius and mass, particular mass। Find expression for f का वैल्यू निकाल। इस तरह के सवाल जब आपको दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें क्या निकाल है। किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? v पर, फिर r पर और m। क्या तीन से ज्यादा? तो नहीं, तीन, तीन से कम और तीन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो आप रिटर्न में लेंगे। ऑलरेडी आप रिटर्न लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत कि एफ मास पर डिपेंड करता है, ये हमको पता है। ये लेकिन मास कि किस पावर पर डिपेंड कर रहा है ये हमको नहीं पता है, तो मास का डिपेंडेंसी पता है क्योंकि कह रहा है कि डिपेंड करता है। एफ डिपेंड कर रहा है स्पीड पर, लेकिन किस पावर पर डिपेंड कर रहा है ये पता है। ये डायमेंशन आपकी मदद करेगा डिटरमाइन। ये पता है कि रेडियस पे, लेकिन ये नहीं पता है कि वो किस पावर पे, तो उसका पावर अननोन पावर से। इससे क्या पता चला कि एफ प्रोपोर्शनल है किसके? एम का पावर ए, वी का पावर बी और डिवाइड वेरिएशन थ्योरम कहता है कि अगर तीन चीज पर डिपेंड करे तो तीनों के प्रोडक्ट पर भी डिपेंड। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ए वी का पावर बी आर वन। डायमेंशन की लिमिटेशन देखिए कि ये वो इस के को डिटरमिन नहीं करता है कि के की जगह वन है कि टू है कि माइनस टू है कि वन है, पाई है कि टू पाई है, ये कुछ नहीं है। इसे बता देगा कि है कोई कॉस्ट, कितना है वो नहीं बता। अब हम लोग इसमें कौन, इसको कैसे करते हैं? इसको वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैन बी यूज्ड इन एवरी वे। सारे यूजेस का ऑलमोस्ट डायमेंशन के जितने भी यूजेस हैं उसमें एक ही प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एफ का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? एम के पावर वन की एक, फिर v का पावर किसके? b पे, और फिर r का पावर कितने से? तो डायमेंशन इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। k का कोई डायमेंशन नहीं होगा बिकॉज इट इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट का बार बार मैं कह चुका हूँ कोई डायमेंशन होगा। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए, एम एल टी माइनस, और इधर डायमेंशन लिखिए m, पावर क्या डाल दीजिए a, इसका पावर डाल दीजिए एल टी माइनस वन का पावर क्या डाल दीजिए b। r क्या है? रेडियस। रेडियस क्या होता है? अब हम लोग इसके इक्वल पुट करेंगे। m एक ही जगह है तो ये n लेकिन दो जगह है। l आपका एक यहाँ पर है और एक उसको ज्वाइन कीजिए एक जगह पर। तो
लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाए। फिर टी का पावर कितना हो जाएगा, -2। किया। अब क्या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कहता है, अगर डायमेंशंस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि m का पावर a इधर m के पावर 1 के बराबर होना चाहिए, l का पावर b प्लस c इधर 1 के बराबर होना चाहिए, और t का पावर -b इधर पावर -2 के बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, पावर ग्रोथ साइंस, क्योंकि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है तो उसके डायमेंशन यानी कि पावर्स भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू कितना हो गया, पावर 1, कुछ नहीं है तो पावर 1। अच्छा, -b जो t का पावर है वो -2 के बराबर होना चाहिए, तो b जो है वो कितना के बराबर, 2 के बराबर। इधर b प्लस c जो है l का पावर है तो 1 के बराबर होता है, b का निकल गया 2, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से आप लोगों ने a का वैल्यू 1 निकाल दिया, b का वैल्यू 2 निकाल दिया, और c का वैल्यू 1। दैट्स ऑल, अब हमारा काम बन गया। हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखते हैं, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये जो ऑलरेडी एक्सप्रेशन है वो लिख चुके हैं, इस एक्सप्रेशन को आपने यहाँ देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू m के तो लिखेंगे m पावर क्या डाल दीजिए, a यहाँ से, फिर b का पावर 2 और c का पावर -, डाल दीजिए। तो m के बाद क्या है, v का पावर 2 और r का पावर -1, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a v स्क्वायर, ठीक है ना। के डिटरमिन नहीं कर सकता है, लेकिन आपका एक्चुअल रिलेशन में बता दें कि 1 होता है, तो ये रियल रिलेशनशिप है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला है, जो आप मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे कि वहां पर ये ड्राइव भी किया जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ डायमेंशनली इसको डिराइव कर दिया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस तरह से, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, बॉब कहते हैं जो इसका घुंडी होता है या बॉल होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड पीरियड, टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, and gravity, find expression for, will proceed in a similar way। सिमिलर वे में प्रोसीड हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। ये टी जो है हमारा टाइम पीरियड may depend on mass, we don't know the power, may depend on the length, we don't know the power, may depend on the g, we don't know। इसका मतलब हुआ कि t इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर a l की पावर b, ठीक है। फिर प्रोसीड इन द सेम मैनर, t में m नहीं है तो m0 h0 और t लिख दो, उधर के इधर m का पावर a लिख दो, l का पावर क्या लिख दो, b लिख दो, तो डायरेक्ट, और g क्या एक्सेलरेशन है, t-2 का पावर c। अब हम लोग यहाँ m0 l0 तो पूछेंगे कि यहाँ पर l0 m0 लिखने की क्या जरूरत थी, इसलिए कि इधर m l और t आ रहा है तो इधर भी लिखना पड़ेगा, अंत में आपको पावर ही तो इक्वेट करना है।
इधर एम है तो इधर भी एम होना चाहिए, इधर एल है तो इधर भी एल होना चाहिए, इधर टी है तो इधर तो टी है ही पहले से। तो इसलिए बेहतर होगा। नहीं है तो पावर जीरो दे दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा कि एम तो एक ही जगह है, पावर ए, एम दो जगह है, फिर से देखें, बी है और बी प्लस, और टी कितना है, -2। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम लोग ये अ, लिख लिया। तो अब आप देखिए इक्वेटिंग पावर, इक्वेटिंग पावर कितना हो गया, ए का पावर कितना हो गया, जीरो हो गया। देख सकते हैं, इधर ए है, इधर ए है, जीरो। फिर आप -2, सी जो है टी का पावर है तो ये इधर 1 होगा, तो सी इज इक्वल टू -हाफ होगा। उसी तरह से बी प्लस सी जीरो हो गया, तो बी -हाफ इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू हाफ। तो इसको आप अरेंज कर दो, क्या हो गया, ए जीरो, बी हाफ, और सी कितना। अब टी क्या था, टी जो था हमारा कितने के बराबर था, ए टाइम्स एम का पावर ए, एल का पावर बी, बी का पावर जी का पावर सी था हमारा। तो ये के, एम का पावर जीरो हो गया, एल का पावर हाफ हो गया, और जी का पावर माइनस है। एनीथिंग पावर जीरो वन होता है, तो ये के हो गया, इंटू वन हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं √l/, तो ये नीचे आ जाए, एनीथिंग पावर हाफ मतलब जो रूट के अंदर है। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, के √l/। एक्चुअल कितना होता है पहले बता चुका हूँ इसी लेक्चर। एक्चुअल कितना होता है, T/2π√l/। क्योंकि डायमेंशन की लिमिटेशन है कि वो कांस्टेंट को डिटरमिन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जो है वो आपको सिर्फ के बताता है। दिस वे वी कैन कैलकुलेट relationship, we can find out the relationship, but it will only tell you the dimensional relationship. Missing point क्या होगा एक्चुअल और डायमेंशनल रिलेशनशिप में, कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं पता पाएगा। वो तभी पता पाएगा जब एक्चुअल रिलेशनशिप आप जानते हैं, तो उससे आपको पता चल पाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो इस तरह से जो है हम लोग, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अगले यूजेस की तरफ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक ले लिया कि कोई भी देखो स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग जैसे वायलिन बजाते हो, गिटार बजाते हो, स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो उसको आप जो है वाइब्रेट कराते हो, तो वायर के अंदर में जो है वेव क्रिएट होता है। जब वेव क्रिएट होता है तो इसका स्पीड होता है। तो ये क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। कोई भी गिटार का वायर है, वो स्ट्रेच होता है, टाइट किया रहता है, तो उसमें टेंशन होता है, स्ट्रिंग, ठीक है। टी, ये टी टेंशन है, टाइम नहीं। और स्पीड को हम लोगों ने v से डिनोट कर दिया, एक सिंबल जरूर देना है। एंड लीनियर मास टेंशन, इसको हम लोग म्यू से कहते हैं। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। लीनियर मास डेंसिटी का डेफिनेशन होता है मास पर यूनिट। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर स्पीड, एक्सप्रेशन फॉर, ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो फिर से वही, v जो है मे डिपेंड ऑन व्हाट, टी, टेंशन का पावर। कोई पूछे टेंशन क्या है, तो टेंशन फोर्स है, वो हम बात की बात कर लेंगे। ठीक, दूसरी तरफ मे डिपेंड ऑन म्यू, म्यू का पावर क्या है, इस पे दो ही फैक्टर पर वो बोल रहा है, जितना पे कहता है उतना पे इसको तीसरा हमने नहीं लिया, हालांकि ले सकते थे, पर वो बोल ही नहीं रहा, तो हम क्यों लें। अब आपका जो टेंशन है वो फोर्स है,
तो टेंशन ये आप टाइम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, टेंशन फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखना पड़ेगा, mlt - है ना। कुछ अब भाई लेटर तो वही 26 है ना, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी थाउजेंड एंड थाउजेंड्स, तो सिंबल्स तो रिपीट हो गए, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर म्यू जो है वो क्या है, m/l, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m l ऊपर चला जाएगा तो ml इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग v प्रोपोर्शनल टू t का पावर a म्यू का पावर b कर लिया, तो v इज इक्वल टू a टाइम्स t का पावर a और म्यू का पावर क्या कर लिया b, देन वी विल प्रोसीड, ठीक है ना। अब ये हम लोग ऐसे कैसे प्रोसीड करेंगे, सब डायमेंशन लिखते जाएंगे, टी माइनस वन टी का ए, टी का डायमेंशन यहीं पर अभी लिखा हमने, टी माइनस टू। Student should not get confused with the dimension of t because same t is used for time also. तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, एल टी माइनस वन हो गया ना, हाँ सॉरी एल टी इसको ब्रैकेट में लेंगे, माइनस वन और पावर क्या लिखते हैं भी लिखते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको थोड़ा सा ये कीजिए कि ये m का पावर क्या हो गया a, l का पावर क्या हो गया a, t का पावर कितना हो गया -2, सब पावर अलग अलग कर दिए। यहाँ पे देखिए m का पावर क्या हो गया b, l का पावर कितना हो गया -2, है ना। ये सारे पावर अब लाइक क्वांटिटीज को इकट्ठा कर दीजिए, m आपका कहाँ कहाँ है देख लीजिए, तो वो है, इसको इकट्ठा कीजिए, बेस से देके पावर ऐड कर दीजिए। एल बी कहाँ है, दो जगह है, तो एल को लिखिए ए माइनस बी, फिर टी जो है वो एक ही जगह है, तो माइनस, ऐसा आप लोगों ने कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कितना, एल टी माइनस एम नहीं है तो इधर एम पावर जीरो को इक्वेट करना शुरू कर दीजिए। जो सिंगल पावर है उसको इक्वेट करो, ज्यादा सही है, पहले टी से काम चलो। तो यहाँ पर अगर करोगे इक्वेट तो -2a इज इक्वल टू -1 कट गया, तो a इज इक्वल टू, उसी तरह से a प्लस b इज इक्वल टू 0, a हमारा 0 है, a प्लस b इज इक्वल टू 0 नहीं, 0 में से 1 1, ये हमारा 1, l का पावर इधर, m का पावर जो है वो 0 है, और इधर मास का पावर हमारा ये यहाँ से यहाँ से यहाँ देखिए, क्योंकि इसको यहाँ हम लिखेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ से देखिए एल का पावर जो है ए माइनस बी है और एल का पावर 1, तो ए इज इक्वल टू हाउ मच, ए जो है हमारा 1 प्लस बी के बराबर आ गया, तो ये बी जो है और ए जो है हाफ है, तो बी इज इक्वल टू हाफ माइनस 1। अब हमारा यहाँ क्लियर हो गया, ये सारी चीजें यहाँ जाके पुट कर देनी है, ये एक्सप्रेशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार है, तो आपने ये करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू है, तो प्रोपोर्शनल टू t का पावर a, तो t का पावर हाफ हो जाएगा और म्यू का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी बाई म्यू हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट टी बाई, ये रिलेशन। आप पूछिएगा सर k कितना है, आपको बता देते हैं k जो है वो 1 है, लेकिन आप यहाँ पर डायमेंशन की मदद से ऐसा कुछ डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आज की क्लास में ये सारी डेरिवेशन देखी, तो अब हम लोग थर्ड लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, और आई होप कि आप सब देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और प्रीवियस लेक्चर को भी देख रहे होंगे, ताकि लिंक आपको पता चल रहा होगा। जो जो नहीं पता चले मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
उस पर व्हाट्सएप करके आप डाउट्स अपने डिस्कस कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तो थैंक यू। हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, फिर हम लोग वहाँ पर आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।